नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गोवा रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, गोवा के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक मजबूती के लिए पारंपरिक खेती में रोजगार देने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के शुभारंभ से पहले इसकी तैयारियों के संबंध में नई दिल्ली में एक समारोह का किया गया आयोजन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत दूतावासों के प्रमुख भी इस समारोह में हुए शामिल। अमृत सरोवर मिशन शुरू होने के 6 महीने के भीतर 25,000 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। मिशन अमृत सरोवर की गतिविधियों को देखने के लिए बनाया गया है अमृत सरोवर पोर्टल। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को सुगमता से मिलेगी डीएपी। मांग के अनुरूप डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए केंद्रीय उर्वरक सचिव एवं संयुक्त सचिव से मुलाकात कर डीएपी उर्वरक की रखी मांग। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा रोजगार मेले पर वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गोवा के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक मजबूती के लिए पारंपरिक खेती में रोजगार देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आर्थिक मजबूती देने वाले और पारंपरिक खेती में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धान, फूड प्रोसेसिंग, नारियल, जूट और मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। ये सारे प्रयास गोवा में रोजगार और स्वरोजगार के अनेकों नए अवसर बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के शुभारंभ से पहले इसकी तैयारियों के संबंध में नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। साथ ही विदेशी दूतावासों के प्रमुख भी समारोह में भाग लिए। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर, लोहा और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के पूर्व समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा उद्देश्य बाजरे की वैश्विक खपत को बढ़ाना है। बाजरा पोषक तत्वों, विटामिन, खनिजों का भंडार है। राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मिलेट सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए मिलेट के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मिलेट के सतत उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करेगा और अनुसंधान तथा विकास सेवाओं में निवेश बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। मिलेट की फसलों का एशिया व अफ्रीका प्रमुख उत्पादक व उपभोग का केंद्र है। भारत, नाइजीरिया, सूडान, नाइजर मिलेट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार और प्रोसो मिलेट क्रमशः 112 और 35 देशों में सबसे ज्यादा खेती की जाने वाले मिलेट हैं। सोरघम और पर्ल मिलेट 90% से अधिक क्षेत्र और उत्पादन शामिल है। शेष उत्पादन रागी, चीना, फॉक्सटेल, कंगनी, अन्य नॉन सेग्रेट मिलेट से आता है। उन्होंने कहा कि भारत इन अनाजों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मोटे अनाजों के एशिया में कुल उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान भारत का है। वर्ष 2021 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी
एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो 1.70 मिलियन टन उत्पादन का योगदान देता है और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। दिल्ली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के प्री लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा 17 मिलियन टन मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20% है। अगर देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के बीच क्यों शुरू हुए, ये कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए शुरू हुआ, जिससे वे अपने लिए खाने की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें और देख सकें कि वे दूसरों से खाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मिशन अमृत सरोवर के शुभारंभ के 6 महीने के भीतर 25,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 17 नवंबर 2022 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 90,531 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 52,245 स्थलों पर काम शुरू भी कर दिया गया है। ये संख्या अमृत सरोवर के रूप में वर्षा जल संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिशन अमृत सरोवर में होने वाली सभी गतिविधियों को पकड़ने के लिए एक अमृत सरोवर पोर्टल बनाया गया है। जल संरक्षण एवं जल संचय के उद्देश्य से और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के संकल्प के साथ मिशन अमृत सरोवर दिनांक 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। बहुउद्देशीय स्वरूप में बन रहे अमृत सरोवरों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ग्रामीण सरोवर में मछली पालन, मखाने की खेती एवं पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने से खाद्य अन्न का अधिक उत्पादन करके खुद को समृद्ध बना सकेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को सुगमता पूर्वक उनकी मांग के अनुरूप डीएपी उर्वरक की आपूर्ति कराए जाने के प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उर्वरक सचिव भारत सरकार एवं संयुक्त सचिव से मुलाकात कर डीएपी उर्वरक की मांग रखी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में उर्वरक आपूर्ति शीघ्र कराने की मांग रखी। बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिदिन कुल 10 रैक की आपूर्ति, जिनमें से 3-4 उर्वरक रैक इफ्को एवं क्रबकों को सहकारिता क्षेत्र में डिस्पैच कराए जाने का निर्णय हुआ है। कृषकों को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति निरंतर सुगमता पूर्वक उपलब्ध होती रहेगी। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर 2022 तक प्रदेश में 1,95,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का स्टॉक जनपदों में उपलब्ध है। वर्तमान में डीएपी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन ने 24 नवंबर को अंबाला में दिल्ली मार्ग जाम करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और बीकेयू चुर्नी गुट के बीच बुधवार को ही बैठक के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन चुर्नी गुट ने हरियाणा सरकार पर किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए केस वापस नहीं लिए जाने के रोष स्वरूप 24 नवंबर को चंडीगढ़ दिल्ली मार्ग पर अंबाला के निकट जाम लगाने का ऐलान किया था। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चोरनी तथा अन्य प्रतिनिधियों को बुधवार को गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेताओं को बताया कि किसानों पर कुल 294 केस हैं, जिनमें से 163 वापस लिए जा चुके हैं और शेष भी जल्दी वापस होंगे। गृह मंत्री के आश्वासन पर किसान नेताओं ने खुशी जताई और मंत्री के सकारात्मक रवैये पर उनका धन्यवाद किया। सरकार ने एथनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के अंतर्गत 95 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं से देश की वार्षिक एथनॉल क्षमता में करीब 480 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि इन परियोजनाओं पर करीब 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की संभावना है। इनसे ग्रामीण भारत में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम के अधिसूचित होने के बाद से कुल 243 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। और आइए रुख करते तेलंगाना का। तेलंगाना में मत्स्य पालन आय और रोजगार पैदा करने वाले तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करके तेलंगाना में मछुआरा परिवारों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी उपयुक्त जल निकायों को 100% अनुदान प्रदान करके पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता वाले मत्स्य बीजों का स्टॉक किया जाता है। महिला समूह
को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कच्ची मछली की बिक्री और रेडी टू ईट मछली के भोजन के दोहरे उपयोग के लिए डिजाइन किए गए 150 अनुकूलित वाहनों को GHMC सीमा में और जिलों में रुपए के परिव्यय के साथ प्रदान किया जा रहा है। समर्थन के साथ साथ प्रोत्साहनों ने वर्षों में मछली और झींगे के उत्पादन में वृद्धि की है। 2014-15 में मछली और झींगे का उत्पादन 2.68 लाख टन से बढ़कर अब 2020-21 में 3.48 लाख टन हो गया है। इस अवधि में उत्पादन का मूल्य भी 2,637 करोड़ से बढ़कर 5,229 करोड़ हो गया है। और हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले के धौलाकुआं में स्थापित धान बिक्री केंद्र हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित इस केंद्र पर 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सरकार द्वारा निर्धारित राशि पर किसानों से धान की खरीद की जा रही है, जिसमें अब तक 355 किसानों की 7,000 क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है। धान खरीद के एवज में 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में राशि भी डाली जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान कर देगा। रिमोट के जरिए कंट्रोल होने वाला ये फ्लाइंग रोबोट शहरों से लेकर गांव तक कई तरह के कमाल दिखा रहा है। हाल ही में किन्नौर के गांव में कंपनी ने सेबों की ढुलाई की। ड्रोन में लगे सेंसर और GPS की मदद से 20 किलो सेब को 9 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर भेजा गया और इसमें 2 घंटे के मुकाबले सिर्फ 7 मिनट लगे। अगला टारगेट 100 किलो सेब का रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के सेब का स्वाद तो हम सब ने चखा ही होगा। अब इन्हीं हिमाचली सेबों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ड्रोन का ट्रायल सफल हो गया है। हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन से करीब 20 किलो सेब की एक पेटी को कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर दूर भेजा गया। हिमाचल के ताजे सेब की मिठास हिमाचल से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को फौरन मिल सके, इसके लिए ड्रोन के इस्तेमाल का विचार आया। हम जब इन सेबों का मजा ले रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मिठास से भरपूर इस फल को पहुंचाने में कितनी मेहनत लगी है। जहां हिमाचल के पहाड़ और यहाँ का मौसम इस शानदार फल को पैदा करने में मददगार साबित होते हैं, वहीं ये पहाड़ और यहाँ का मुश्किल मौसम ही इन फलों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में रुकावट भी बनते हैं। कई बार बीच रास्ते फंसे रहने की वजह से सेब खराब भी हो जाते हैं, जिससे बागवानी करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी मुश्किलों से निपटने के लिए ही हवाई रास्ते का ख्याल आया गुरुग्राम की कंपनी स्काई-वन और विग्रो को। किन्नौर के निचार गांव में किया गया ये ट्रायल कंपनी की नज़र में कामयाब है। ट्रायल के दौरान ड्रोन को लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। इस ट्रायल में एक ड्रोन पर करीब 20 किलो सेब की पेटी को 9 किलोमीटर का सफर तय करने में केवल 7 मिनट का समय लगा। सड़क के रास्ते इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। कंपनी का कहना है कि इस ट्रायल की सफलता के बाद अगली बार 100 किलो सेब ड्रोन के जरिए भेजने की कोशिश की जाएगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब ये ड्रोन हिमाचली सेब और किसानों को होने वाली सारी दिक्कतें कुछ ही पल में दूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। व्यापार मेले में बहुत से उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें गाय के गोबर से बने उत्पादों को भी मेले में खूब पसंद किया जा रहा है। मेले में सिक्किम पर 27,000 रुपए किलो का शहद भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ये हैं मध्य प्रदेश के पंडाल में गाय के गोबर से बने वो उत्पाद जिन्हें मेले में काफी पसंद किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत इंदौर नगर पालिका निगम की ओर से एकता स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के हाथ से बनी गाय के गोबर की कलाकृतियां मेले में हर किसी को लुभा रही हैं। हम लोग देसी गाय के गोबर के आर्टिकल लेके आए हुए हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और सबको आश्चर्य लग रहा है कि देसी गाय के गोबर से भी आर्टिकल बन सकते हैं। मतलब वो पूरी प्रोसेस पूछ रहे हैं हम लोगों को, बच्चों से यंगस्टर भी बहुत पसंद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सिक्किम के डॉक्टर क्रिस्टोफर कार्की भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 27,000 रुपये किलो का शहद लाए हैं।
इनका दावा है कि ये शहद कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होता है। 27,000 पर किलो का जो हनी है इसको मेलिपोना हनी बोलते हैं। ये मैक्सिको से इसको माइग्रेट करके लाए हैं इंडिया में, और इंडिया में किसी का पास नहीं है, हम लोग का पास आके लाए हैं। और इस हनी से आपको डायबिटीज़ हो, कैंसर हो और कोई प्रकार का भी घाव हो या पाइल्स हो, आर्थराइटिस हो, ये सारा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेले में एक से बढ़कर एक कंपनियां देखी जा सकती हैं। कई कंपनियों ने तो अपने स्टॉल भी सुंदर तरीके से सजाए हैं। कुछ ने तो इनमें ग्रामीण परिवेश की झलक भी दिखाई है, जिसकी वजह से ये मेले में आने वाले दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोकल फॉर लोकल हमें अब 40 साल हो गए, जैसे आपको पता है हमारी कंपनी को 40-50 साल। तो आगे डायरेक्शन यही है कैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को हम कवर करें और रूरल तक अपनी रीच और बढ़ाएं हर साल। विलेज से रिलेटेड हम सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे, हैंडमेड बाय विलेजर्स। हमने अपनी प्रॉपर, आप देखो ना, अर्बन, जैसे आप मिट्टी के घर होते हैं आपके, जैसे आप जाते हैं, हमारी पूरी अर्बन थीम है, मतलब विलेज वाली थीम रखी है हमने। व्यापार मेले में हर तरह के उत्पाद देखे जा सकते हैं। प्रदर्शक भी दर्शकों को लुभाने के लिए एक के साथ एक फ्री उत्पाद समेत आकर्षक छूट प्रदान कर रहे हैं। अभी तो हम जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें 1+1 की स्कीम दे रहे हैं और कस्टमर का अच्छा हम लोगों को रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मोर ओवर कॉस्मेटिक्स को एक हॉल दिया गया है, तो यहाँ जो 12 नंबर है उसमें सारा कॉस्मेटिक्स है। मेले में मध्य प्रदेश के चीते भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ लोग जमकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए आप जानते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। बुधवार को कोटा मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। गोलूवाला मंडी में भाव टूटे तो लखीमपुर मंडी में भाव में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 22 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,145 रुपए। 23 नवंबर को उसके भाव में 99 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,046 रुपए। जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 22 और 23 नवंबर को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,390 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 20 रुपए की तेजी के बाद 6,410 रुपए हो गया। राज्य की ही महोबा मंडी में 23 नवंबर को सरसों का कारोबार 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी सरसों की बुआई 55,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 48,20,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,16,000 हेक्टेयर आगे है। बता दें कि कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए बढ़कर 9,500 रुपए हो गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 7,750 रुपए, जो कि 23 नवंबर को भी 7,750 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 22 नवंबर को सेब का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 23 नवंबर को 500 रुपए की मजबूती के बाद 3,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 22 नवंबर को सेब की खरीद 5,200 रुपए पर हुई। 23 नवंबर को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए हो गया। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल फलों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में धान की कटाई करें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ मक्के की बुआई कर लें। अभी सरसों की बुआई करते रहें। असम के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही फूल गोभी भी बोएं। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान तिल और लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई कर लें। मेघालय में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। साथ ही ब्रोकली की बुआई भी कर लें। इस समय बीन की तुड़ाई करें। बीन के खेत से घास फूस निकाल लें। यहीं स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अनानास के बागों से खरपतवार निकालें। मेघालय में हल्दी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। अब कुछ और खबरें, खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा रोजगार मेला वर्चुअल वीडियो संदेश में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में सामूहिक नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके माता पिता को दी बधाई। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पालनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर संविधान पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्देश के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने नियुक्ति में सरकार की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाए। खसरा के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से संवेदनशील क्षेत्रों में 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके की एक अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक चल रहा है। तमिलनाडु से श्रद्धालुओं के दल लगातार काशी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तीसरा समूह तमिलनाडु से चलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचा। काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुडुचेरी के कराईकल में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक पेंशन भोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए अपना नामांकन कराया। इस दौरान अधिकारियों ने पेंशन भोगियों की डिजिटल ऐप का उपयोग करने में मदद भी की। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।